हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी मेंस का पेपर, जो एमए में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है आपको मैं प्रूफ बता देती हूँ कि 20 में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। आज आप देख लेना। देखो, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यही क्वेश्चन को यहाँ कवर करने वाले। बस फर्क इतना है कि जो मैंने खुद ही लिखा है और इसमें लिखा हुआ आया है। देखते हैं उत्तर। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। यूरोपियन कंपनी का भारत में आने का क्रम पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस। अगर आपको ट्रिक सच में याद करनी हो, ये सभी क्रम से याद करने, तो हमारे चैनल पर इसकी ट्रिक डली हुई है, तो आप उसमें कवर कर सकते हैं। और उसमें विदेशी कंपनियों का पूरा आगमन का एक पूरा ही टॉपिक डला हुआ है, अच्छी सी वीडियो, वो भी ट्रिक से, तो आप उसे कवर कर सकते हो। आदि लेकिन पूर्वी देशों में अंग्रेज, पुर्तगाली और डच, डेनिश की फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी। पहला क्या है? ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन। देखो कब हुआ है। ब्रिटिश कंपनी की निर्माण 1599 ईस्वी मर्चेंट एडवर्ड्स इंग्लैंड में कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से की कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी की भारत से व्यापार करने के लिए एक चार्टर एक्ट पारित किया था 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से मसालों, कपड़े आदि से व्यापार करने की सोच लेकर भारत में ब्रिटिश का 100 व्यक्तियों का दल आया था। इस कंपनी की प्रथम मुठभेड़ पुर्तगालियों से हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया था। इस तरह इस भारत में प्रवेश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। अब कंपनी का पुर्तगालियों से संघर्ष। पुर्तगालियों ने समुद्र पर अपना एकाधिकार कर लिया। इन्होंने 100 वर्षों तक जल सेना को शक्तिशाली बना लिया था। किसी भी यूरोपीय कंपनी को अगर भारत से व्यापार करना था तो पुर्तगालियों का अल्मेड़ा काफिला नामक कार्ड लेना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस कार्ड के बिना ही सीधा भारत से व्यापार किया। इस तरह युद्ध की नीति बन गई। इस तरह पुर्तगालियों का प्रभाव घट गया और अंग्रेजों का बढ़ गया। इस तरह से कैप्टन हॉकिंग की यात्रा। कैप्टन हॉकिंग प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के घुटनों के बल दरबार में व्यापार करने की अनुमति लेने आया था सन 1609 और 8। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखा है 1608 में आया था। और व्यापार की अनुमति लेने इसको कुछ पश्चिम इलाकों में मिल गई व्यापार की अनुमति। अब कंपनी की स्थापना कैसे हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सन 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई, लेकिन अंग्रेज इतने से खुश न थे। उन्होंने दूसरा टॉमस रो को दूसरा राजदूत बनाकर फिर मुगल दरबार में भेजा था। दूसरा राजदूत मुगल टॉमस रो की मुगल दरबार में यात्रा। टॉमस रो या थॉमस रो ब्रिटिश का दूसरा राजदूत बनकर सन 1613 या 15 या 1616 में। इस तीनों क्रम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। इसी में जहांगीर के दरबार में मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति लेने आया था। जब टॉमस रो ने यह आज्ञा मांगी तो जहांगीर ने अपने पूरे साम्राज्य पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। टॉमस रो को मिल गई। देख ले ब्रिटिश सरकार का प्रोत्साहन। देखो, एलिजाबेथ महारानी ने तो कंपनी को प्रोत्साहन दिया ही था, लेकिन जेम्स प्रथम, क्रॉमवेल चार्ल्स द्वितीय ने 1649 या 58 की सहायता से नीवीग्रेट एक्ट पारित कर कंपनी को प्रोत्साहन किया कि 1661 को पुर्तगाली संधि कर 5 एक्ट पारित करके कंपनी का और समय बढ़ा दिया। इस तरह से देखो, मुगलों से भी संघर्ष होगा इनका।
मुगलों का संघर्ष। सन 1686 ईस्वी को अंग्रेजों को लगा कि अब मुगल से भी लोहा ले सकते हैं। वो इतने शक्तिशाली हो गए और हुगली नदी को तहस नहस करके युद्ध की चुनौती दे दी। जब हुआ तो युद्ध का परिणाम आया तो अंग्रेजों का बहुत घाटा हुआ और उनके हाथ से कलकत्ता सूरत भी चला गया। अंग्रेजों ने गंगा के दोआब में जाकर शरण ली। इतने शक्तिशाली थे अंग्रेज, इनका इतना वो था। अब मुंबई का आगमन कैसे हुआ। 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा का विवाह इंग्लैंड का राजकुमार जेम्स प्रथम से हुआ था। पुर्तगाली ने मुंबई को जेम्स प्रथम को दहेज में दे दिया और जेम्स प्रथम ने मुंबई को 10 पाउंड किराए पर प्रति वर्ष कंपनी को दे दिया। इस प्रकार कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके आ गया था। अब मुगलों से संधि हुई, उन्होंने युद्ध तो कर लिया था, अब संधि भी हुई। देखो, सन 1690 में अंग्रेजों से मुगलों से याचना की कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम भारत के राजाओं के नीचे अपना व्यापार करेंगे। मतलब उन्होंने कहा हम अपनी कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, भारत के जो व्यापार है उन राजा उनके नीचे करेंगे। जागीर ने 1.5 लाख रकम लेकर अंग्रेजों को माफ़ कर दिया। इसके कारण कलकत्ता में कंपनी को व्यापार की पुनः अनुमति मिल गई। सन 1696 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुल्तानीत कलकत्ता गोविंदपुर गांव खरीदकर एक किला बनाया जिसे फोर्ट विलियम नाम से जाना जाता है। नवीन कंपनी का। इधर इंग्लैंड में एक गृह युद्ध चल रहा था जिससे इंग्लैंड की बहुत क्षति हो गई थी। उन्हें धनराशि की जरूरत थी। वहीं व्यापारी का एक दल हाउस ऑफ कॉमन से प्रस्ताव पारित करवा कर कंपनी का एकाधिकार तोड़ दिया। नवीन कंपनी 20 लाख पाउंड धनराशि इंग्लैंड सरकार को दे रही थी, बल्कि पुरानी कंपनी केवल 7 लाख पाउंड दे रही थी। तो इसलिए इंग्लैंड सरकार ने पुरानी कंपनी का एकाधिकार तोड़ दिया। रुपये की जरूरत है तो तोड़ ही देगी। संयुक्त कंपनी का निर्माण। लंदन कंपनी इतनी आसानी से अपना एकाधिकार छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए इनमें भारी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता भारत को तो मुनाफा हुआ लेकिन इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए सन 1702 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार ने एक चार्टर पारित करके दोनों कंपनियों को मिलाने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि फायदा ही नहीं हुआ तो मैंने बाध्य ही कर दिया। अब हैमिल्टन की सफलता देखना। सन 1714 ईस्वी में इंग्लैंड से एक दल आया जिसमें हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर भी था। उसने फारुखसियार का असाध रोग को ठीक कर दिया, जिससे फारुखसियार खुश होकर 1770 का मेगा कार्ड पारित कर दिया। आपने सुना होगा इसके बारे में। एक क्या था मेगा कार्ड? पहला, बंगाल में 3000 प्रतिवर्ष किराया देकर व्यापार में छूट दी गई। दूसरी, किलेबंदी कर सकते हो, अपने सिक्के ढाल सकते हो। तीसरा, पूरे गुजरात में 10,000 रुपये देकर वार्षिक किराए से व्यापार की छूट मिल गई। चौथा, मद्रास हैदराबाद किराए पर दे दिया। इस प्रकार कंपनी को बहुत कुछ मिल गया, पहले से ज़्यादा जो चला गया था। अब फ्रांसीसियों से भी संघर्ष हुआ, देखते हैं। सन 1707 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने के बाद अब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और बहुत छोटी छोटी रियासतें मुगल साम्राज्य से अलग हो गईं। इस प्रकार पूरे भारत में अराजकता फैली और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों अपना साम्राज्य बढ़ाने का सपना देखने लगे। इस प्रकार दोनों में तीन युद्ध कर्नाटक नाम से हुआ। फ्रांसीसी के तरफ डुप्ले और अंग्रेजों के तरफ से क्लाइव ने युद्ध किया। बांडीवस के 1760 के युद्ध में निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय और फ्रांसीसी की हार हुई। फ्रांसीसी की हार का महत्वपूर्ण कारण है कि वह फ्रांसीसी सरकार एक प्राइवेट कंपनी थी, नहीं सॉरी सरकारी कंपनी थी। इसलिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं। अगर यूपीएससी मेंस के आपको सच में क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।